गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड को मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। दैट मीन्स अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट चेंज ना की जाए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ में ये बताया गया है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आना दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज आना, क्योंकि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है। दैट मीन्स फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया गया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये आपका सेकेंड लॉ था जिसे हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था और F = ma फाइंड आउट किया था। आज हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत सिंपल लॉ है। फर्स्ट टू लॉ जो मोशन के थे वो हमें ये बता चुके हैं कि अप्लाइड किया हुआ कोई भी फोर्स होता है वो चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो उसकी स्टेट भी चेंज कर सकता है, साथ में उसका मोमेंटम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण हम फोर्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको सेकेंड लॉ में बताया था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है कितना है और उसका एक्सेलरेशन पता है तो आप उस पर कितना फोर्स लगाया है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है देन द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट एट अ टाइम। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है। बहुत एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। किसी भी वॉल या दीवार पर अपने हाथ को ऐसे धीरे से मारना, ठीक है? जोर से मारोगे तो अपनी फिंगर टूट जाएगी। एक मुक्का मारकर देखना। आप देखिए जितना तेजी से आप उस दीवार को मार रहे हैं उतनी तेजी से सामने से दीवार की तरह से आपके हाथ पर सेम उतना ही एक फोर्स आ रहा है। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा और तेज मारा, फिर क्या हुआ? उतना ही तेज आपको लगी। आपने और तेज मारा, ठीक है, मतलब आप अब मुक्का मारने लगे वो दीवार पर, तो उतना ही तेजी से आपके हाथ पर भी लग रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जितना फोर्स आप उस वॉल पर लगा रहे हैं उतना ही, और एट अ टाइम जैसे ही आप कांटेक्ट में आए उस वॉल के, उस वॉल ने भी आपको उतना ही फोर्स इंस्टेंटेनियस, मतलब एट अ टाइम जैसे ही आपने उस पर एक फोर्स लगाया उसी समय उसने उतना ही बराबर और अपोजिट, मतलब आपने उस पर लगाया उसने आप पर लगाया, फोर्स लगता है। यही थर्ड लॉ कहलाता है। बहुत सिंपल है कि हर ऑब्जेक्ट या हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ज़रूर मिलता है। इंस्टेंटेनियस इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी जो मैंने आपको बताया कि वो उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो एट अ टाइम वो ऑब्जेक्ट के द्वारा आप पर भी 10, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। आप उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट आप पर लगा रही है। ठीक है, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब पहली वाली दूसरी पर लगा रही है तो दूसरी वाली पहली पर लगाएगी। अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पर सारे फोर्स फील नहीं किए जा रहे हैं। इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम वी, जैसे कि आपने फुटबॉल का गेम तो देखा होगा, वाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विथ अ ग्रेटर फोर्स। कई बार आप जो फुटबॉल होती है उसको बहुत ज़्यादा फोर्स से किक लगाने की कोशिश करते हो तो कोलाइड विथ अ प्लेयर, मतलब अगर बॉल सामने से आ रही है आपसे टकरा रही है तेजी से और एट अ टाइम आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में किक मारने की कोशिश करते हो तो बॉल को भी जितनी तेजी से लगती है उतना ही सामने आपके पैर पर भी लगेगी। ठीक है, यानी बॉल भी आप पर उतनी तेजी से फोर्स लगाएगी जिसके कारण आपको अपने पैरों पर हर्ट हो सकता है। ठीक है, इंजरी आ सकती है।
दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि पेयर ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का एक जोड़ा जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और दूसरी से पहली पे लग रहा है, जो कि अपोजिट लग रहा है एक दूसरे के, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है। ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर। ये आपको इस 9.8 डायग्राम में गिवन है। यहाँ से आप देखिए कि ये दो स्प्रिंग हैं, एक को हमने वॉल से फिक्स किया है, ठीक है, अटैच किया है, और दूसरी को आपस में जॉइंट कर दिया है इसके हुक से इसको, और दूसरी साइड से हमने इसे पकड़ रखा है। ठीक है, द फिक्स्ड एंड ऑफ द बैलेंस बी, ये बैलेंस ए है, ये बैलेंस बी है, इसका ये वाला फिक्स्ड एंड है, ठीक है, जो वॉल से अटैच किया है। ठीक, अ रिजिड सपोर्ट like a wall, and when a force is applied through the free end of spring balance A, हम फोर्स कहाँ से लगाएंगे, बैलेंस A के फ्री एंड से हमने एक फोर्स लगाया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शोज द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। मतलब हमने यहाँ से अगर इस पर कोई फोर्स लगाया है, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस किया, तो जितना ए हमने फोर्स ए पर लगाया उतना ही ए ने जाकर किस पर लगा दिया, बी पर, और जितना बी पर लगा है फोर्स उतना ही बी ने किस पर लगाया है, रिटर्न। अभी हमने पढ़ा कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो बी ने भी उतना सामने किसको लगा दिया, ए को। यानी कि जब हम नोटिस करेंगे तो ए और बी के फोर्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जितना जो बैलेंस ए ने फोर्स लगाया था और जितना बैलेंस बी ने फोर्स लगाया था, दोनों फोर्स इक्वल तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ए ने बी पर लगाया और बी ने ए की तरफ लगाया। ठीक है, नाउ एनी ऑफ दिस टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एन एक्शन। मतलब इनमें से हम किसी को भी एक को एक्शन बोल दें और जो दूसरा उस पर रिटर्न फोर्स लगा रहा है उसको हम रिएक्शन बोल देते हैं। मान लीजिए ए पर हमने फोर्स लगाया और ए ने बी पर लगाया, तो ए ने बी पर क्या किया, एक्शन, और बी ने उतना ही फोर्स ए पर लगाया, दैट मीन्स बी ने क्या किया, रिएक्शन। तो यहाँ पर ए के फोर्स को हम एक्शन बोलेंगे और बी के फोर्स को हम रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ के लिए ये एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। ठीक है, इसे याद रखने के लिए, और इसका स्टेटमेंट ये बन जाएगा कि थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ अब हम सपोज कर लेते हैं कि हम लोग रोड पर नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आप एक्सेलरेट होते हो। एक्सेलरेट का मतलब होता है धीरे धीरे आप वॉक करने से लेकर अपनी चाल को तेज़ी से बढ़ाते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो। जब आप स्पीड को बढ़ा रहे होते हो, दैट मीन्स आप अपने शूज़ से रोड पर एक फोर्स लगा रहे हो तेज़ी से। ठीक है, और आप अपने कदम को नोटिस करिएगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो या तेज़ी से चलते हैं तो आपके शूज़ क्या कर रहे हैं, रोड पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स रोड पर एक्सर्ट किया जा रहा है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जो आपकी बॉडी रोड पर लगाएगी। लेकिन रोड के द्वारा एट अ टाइम उतना ही एक फोर्स आप पर लगाया जा रहा है जिसे हम कहेंगे पुश। मतलब आप रोड को पुश कर रहे हो नीचे की तरफ और रोड आप पे अपोजिट फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जिससे आपके जो फीट है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी फास्ट चलने के लिए एबल हो जाएंगे, क्योंकि रोड के द्वारा आपको एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसके कारण आपके कदम और तेज हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रही हूँ, आप प्रैक्टिकली भी नोटिस कर सकते हैं कि जब आप रोड पर नॉर्मली तेज़ी से चल रहे हैं तो इतनी फास्ट आप कैसे चल पा रहे हो, क्योंकि आप रोड को पुश कर रहे हो अपने शूज़ से और उसका जस्ट अपोजिट और इक्वल फोर्स आपको रोड के द्वारा आपके शूज़ को भी मिल जा रहा है, जिसके कारण आप अपने कदम बहुत जल्दी उठा रहे हो, क्योंकि एक फोर्स ऑटोमेटिक आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, आपको वेट नहीं लगेगा ना, नीचे से एक फोर्स ऑटोमेटिक आपको वर्क हेल्प कर रहा है ताकि आप अपने कदम को जल्दी जल्दी उठा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब जितना एक्शन क्या होगी उतनी रिएक्शन होगी, तो दोनों में से कोई किसी को एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर दोनों में से एक भी फोर्स ज़्यादा होता
तो दूसरे वाले पर इफेक्ट ज़्यादा शो होता और वो एक्सेलरेट होता। एक्सेलरेट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल अपोजिट फोर्स है तो दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस में रखेंगे। ईच फोर्स एक्ट एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव अ डिफरेंट मास। लेकिन ये दोनों ही फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है। और अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगने के कारण इसका एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। दोनों कंसेप्ट को समझिए। अगर मास सेम हुआ ऑब्जेक्ट का, दोनों का मास सेम हुआ और दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस बनाकर रखते हैं, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फोर्स इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मास अलग अलग है, जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक हल्की ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, तो दोनों के फोर्स तो सेम है लेकिन उनके मास अलग होने के कारण एक्सेलरेशन हो सकता है। जैसे आप जितनी तेज दौड़ते हुए दीवार को अगर धक्का मारेंगे तो जैसे ही आप दीवार को धक्का मारेंगे तो दीवार नहीं खसकेगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, पर उतना ही फोर्स अगर आपको मिल गया जितना आपने दीवार पर लगाया तो आप ज़रूर पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो दोनों के मास डिफरेंस होने से एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है। फोर्स तो इक्वल है तो फोर्स उसका रीज़न नहीं होगा, ठीक है। व्हेन अ गन इज फायर्ड, अब ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको वहाँ समझाए थे फर्स्ट लॉ में, वैसे ही थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ के कंसेप्ट है जो आपने देखे होंगे। जैसे कि बुलेट जैसी गन से फायर की जाती है तो आप देखेंगे कि जितनी प्रेशर से वो गन से निकली है बाहर की तरफ उतना ही अपोजिट एक फोर्स लगा है उसको बाहर जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम ट्रिगर दबाते हैं और इधर से गन से जो बुलेट है वो बाहर हो जाती है, तो जितने फोर्स से उसको बाहर किया गया है उतना ही अपोजिट फोर्स वो गन को भी देती है, जिसके कारण आपने देखा होगा कई बार बुलेट जैसे ही निकलती है, मतलब हर टाइम ही जब भी बुलेट गन से बाहर निकलती है तो उसका एक झटका जो है वो हमारे शोल्डर पर भी आता है, मतलब हमारी बॉडी पर एक अपोजिट फोर्स भी लगता है। जितना गन को ट्रिगर या गन को बाहर करने के लिए लगाया गया है उतना फोर्स हमें भी लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि गन इस तरफ से, गन से जो बुलेट है वो एकदम तेज़ी से जितनी दूरी तक गई उतनी तेज़ी से हमारी बॉडी भी पीछे की तरफ फेंकानी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ये बंदा है, ये गन लेकर बैठा है और इसने एक गोली को फायर किया और वो गोली बहुत दूर तक गई। तो अभी मैंने कहा कि इक्वल फोर्स लग रहा है तो इसने एक फोर्स आगे लगा तो इसका एक अपोजिट रिएक्शन पीछे आएगा तो जितना आगे ये जाकर गिरेगी बुलेट उतना ही पीछे ये बॉडी भी उतनी दूरी तक पीछे फेंकानी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका मास, फोर्स तो दोनों के इक्वल है अभी जो कंसेप्ट मैंने समझाया, लेकिन इसका जो मास है इस बुलेट का वो कम है और इस पूरी बॉडी का मास ज़्यादा है। तो दोनों के मास डिफरेंस होने के कारण ये एक्सेलरेट हो जाएगी, बहुत दूरी तक जाएगी, लेकिन ये मास ज़्यादा होने के कारण नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन फोर्स बराबर होने पर अगर मास भी बराबर हुए तो दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन दोनों इक्वल अगर होगा तो इक्वल मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मास अलग अलग होंगे तो हल्का वाला एक्सेलरेट होगा, भारी वाला एक्सेलरेट कम होगा। यानी कि यहाँ पर हमें हल्का सा सिर्फ एक झटका ही महसूस होगा, जबकि हमारी इधर जो बुलेट है वो बहुत दूर तक चले जाएगी, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेट व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ रोविंग बोट. As the sailor jump forward, the force on the boat move in the backward. ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल कंसेप्ट है, ये इसे हम डायग्राम के हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कि आप देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जब आगे की तरफ जैसे ही कूदेगा यहाँ पर तो आपने देखा होगा ये इसको धक्का पीछे की तरफ लगता है, तो बोट को धक्का कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि जैसे ये आगे की तरफ, यानी कि कई बार आपने कुछ नाव से उतर के नॉर्मली आपने देखा होगा बेस पर आते हैं तो आने के लिए हमें एकदम एक फोर्स जो आगे की तरफ लगता है जिससे उसकी जो बोट है वो पीछे चले जाती है और ये आगे की तरफ चले जाता है, क्योंकि वो पैर से जैसे ही फोर्स लगाएगा तो उसको एक अपोजिट फोर्स आगे की तरफ मिल जाएगा जिससे वो सेफली यहाँ पर चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, वो भी हमने समझ लिया। अब ये कुछ एक्टिविटी है जो आप पढ़िएगा और कुछ डेली लाइफ एक्टिविटी जितनी भी आपकी ऐसी बुक में आती हैं
उससे आप कुछ कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होगी। ठीक, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले आप फिर से मोमेंटम को रिकॉल कीजिएगा। मोमेंटम मतलब जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी बॉडी का मास इनटू उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। ठीक है, तो कल हम इससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।